हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी अपनी फिजिक्स की आज की इस दूसरी क्लास का इंतजार कर रहे थे। प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आज ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। कूलाम का नियम जिसे आप कहते हो। प्यारे बच्चों, कूलाम सर ने वैद्युत बल के बारे में बताया, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सरल व शानदार भाषा में आप सभी को फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से सिखाए जा रहे हैं, जो आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम CUET, JEE, नीट, NDA या डिफेंस सेक्टर में या मेडिकल सेक्टर में या इंजीनियरिंग सेक्टर के एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत मदद साबित करेंगे। प्यारे साथियों, मैं स्वयं CUET की परीक्षा की तैयारी पिछले कई वर्षों से करवा रहा हूं। आप सभी के टारगेट बोर्ड CUET चैनल पर भी अभी भी क्लासेस चलती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में मैं आप सभी को वैद्युत बल के वे सभी पहलुओं से आपको संबंधित कराने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं। आपको फील आ जाएगा, लेक्चर को करने के बाद महसूस होगा कि वास्तव में वैद्युत बल की असल परिभाषा तो यह है जो हम किताबों में रटे हुए थे, उससे अलग ये परिभाषा है। कहते हैं, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, और अगर जिद्दा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। ये राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, ये राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है। अरे मंजिलें खुद आवाज देंगी, बस अपना सफर जारी रखो, बस अपना सफर जारी रखो। अरे मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। अरे मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, मुझको आखिर तुम कब तक रोकोगे, तुम कब तक रोकोगे। प्यारे साथियों, ये स्लोगन, ये संबोधन आप अपनी स्टडी टेबल पर सामने लगा लीजिए। जवाब देना है उन्हें, इन्हें जवाब देना है जो आपको कम आंक रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि ये बच्चा तो अभी 11th पास किया है, अब 12th में आया है, अभी 12th में पढ़ाई शुरू किया। अरे हम शुरू नहीं किए यार, जोरदार तरीके से शुरू किए हैं, ये बोलिए ना। हम वो आराम करने वाले विद्यार्थी नहीं हैं, हम जोश और जुनून, जज्बा सब लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि हम मंजिल की आंखों में आंखें डाल करके बोलते हैं। अरे हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल करके बोला, क्या बोला कि एक शायरी सुनी होगी कि मंजिल ने हौसले से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने एक बार हौसले से कहा, एक बार बहस छिड़ गई। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला कि चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। प्यारे साथियों, याद रखना, अगर उड़ना है आसमान में बादलों की तरह तो मेहनत करना शुरू कर दो पागलों की तरह। प्यारे साथियों, आपके लिए जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस यहां पर कंटिन्यू चल रही हैं, अब से आगे कल से सारे विषय की क्लासेस आप सभी की कंटिन्यू हो जाएंगी बिना देरी किए, क्योंकि हमें समय का मूल्य पता है। अभी प्यारे बच्चों होली है, फिर उसके बाद नवरात्रि, फिर आगे अन्य पर्व आते रहते हैं, जिसकी वजह से समय हमें कम मिल पाता है। और प्यारे बच्चों, हर वर्ष सबसे सही समय पर सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से लिख करके पढ़ाना, एक एक फिगर के साथ आपको समझाना, ये हर एक सब्जेक्ट टीचर का टारगेट बोर्ड में रिकॉर्ड रहा है। तो आप सभी के लिए आज की क्लास भी प्यारे बच्चों उसी शानदार तरीके से लाई गई है। मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा आज क्लास के दौरान, आप सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दीजिए, और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने दोस्तों के बीच क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक्स मुझे कम दिख रहे हैं भैया, ये क्या बबुआ है। लाइक भी कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लीजिए ताकि हम बिना देरी किए शुरुआत कर सके। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वरदान बैच से जुड़ चुके हैं भारी संख्या में। बिहार का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बैच ये आपने बनाया है, हमने नहीं। ये वरदान बिहार के बच्चों का वरदान है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे इनरोल होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आपको फुल कोर्स, क्रैश कोर्स सब कुछ मिला करके फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ
ये फुल जो क्रैश कोर्स रहता है वो तो फ्री मिल जाता है फुल कोर्स के साथ ही। अर्थात बच्चों 1749 रुपए ये आपकी फी है। जो भी दोस्त, जो भी भाई अभी नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चों हमारे एप्लीकेशन के भीतर जल्द ही, जैसे ही ये सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस क्योंकि शुरू हो चुकी हैं, जैसे ही खत्म होगा एप्लीकेशन पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से। अगर आपको पढ़ना है तो बैच से इनरोल हो जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, टारगेट बोर्ड ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में बच्चों यहां पर शो होता है क्लास सेलेक्ट करने के लिए, क्लास 12th सेलेक्ट करना, और जैसे ही 12th सेलेक्ट करोगे तो आपको बैच दिख जाएगा, वरदान बैच। आप बैच परचेस कर सकते हो, अन्यथा दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, आपको कॉलिंग टीम हमारी सही परामर्श देगी, सही परामर्श देगी। प्यारे साथियों, ये है टाइम टेबल, आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम, इसी टाइम पर सारी क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग में इरशाद सर उर्दू पढ़ाते हैं 6 बजे, 7 बजे बायोलॉजी अभिषेक सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश 8:15 पर दीपक सर पढ़ाते हैं। ऐसे सारा टाइम है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी टाइम पर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, अब आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ हैं अंशु कुमार, सौरव, प्रशांत, मिस्सी, सपना, रिया, नेहा, प्रिंस कुमार, प्रतीक, राजकुमार, विनोद, ललिता, ये कौन है, संध्या। बहुत तेज भाई, इतनी तेज कमेंट चल रहे हैं कि हम कमेंट बॉक्स में निगाहें टिका नहीं सकते हैं। प्यारे साथियों, क्या आप सभी ने 11वीं से 12वीं में आने के लिए जो विशेष कुछ मैंने बिंदु आप सभी के लिए बताए, क्या आप सभी ने वो वीडियो देखा? यस सर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी लोग मुझे बताइए, क्या आप सभी ने वो वीडियो देख लिया था? अगर नहीं देखा था तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना जाके, ठीक है, जरूर देख लेना जाके। हम लोग कंटिन्यू करेंगे जल्दी से। हम लोग पहले आप सभी के लिए बच्चों रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन, कल की क्लास का रिवीजन कर लेते, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, देरी ना करते हुए। हमने आपको कल बच्चा पार्टी आवेश के बारे में बताया था, बोलो हाँ सर। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे और बताते हुए आप लोगों को चलेंगे। मुझे उम्मीद है आप मुझे पूरा सपोर्ट करोगे। आवेश के बारे में मैंने बताया था, चार्ज के बारे में पूरा लेक्चर चार्ज के बारे में था, 1.5 घंटे का लेक्चर था। मैंने कहा था मैं आवेश के बारे में 10 घंटे लेक्चर दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में जितना इनपुट होगा उतना ही ज्यादा आप आउटपुट दोगे। इतने सारे मान बताए थे, मैंने कहा कहीं पर भी यूट्यूब पर चैलेंज के साथ इतने सारी वैल्यूज के साथ आपको आवेश के बारे में डिस्कशन नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी क्लास के बाद आवेश के डिस्कशन के बारे में क्लासेस आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको देखने को पहले नहीं मिलेगा। ये मेरा तर्क था। प्यारे बच्चों, आवेश के बारे में मैंने बहुत सारी बातें की थी कि आवेश को कैपिटल क्यू या बच्चों स्मॉल क्यू से लिखते हैं। आवेश के हमने 2 सूत्र बताए थे, एक तो वैद्युत धारा के पदों में Q बराबर IT, और एक सूत्र बताया था कैपिटल Q बराबर या स्मॉल Q बराबर NE। ये दोनों सूत्र मैंने आप सभी को बताए थे, ये दोनों सूत्र मैंने आपको बताए थे बबुआ। हाँ, क्लियर। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा पार्टी? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, एसआई मात्रक है ना। इसे किससे प्रकट करते हैं? तो कैपिटल C से लिखते हैं। इसका एक मात्रक मैंने स्थैत कूलाम भी बताया था, स्थैत कूलाम, या इसे ही प्यारे बच्चों आप फ्रैंकलिन भी बोलते हो। मैंने कहा था आप लोग ये लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुविकल्पी प्रश्नों में। हमने ये भी कहा था कि 1 कूलाम बराबर, कई बार पूछ लेता है कि कितने स्थैत कूलाम होते हैं, तो 1 कूलाम बराबर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी लोग, मेरे टीपू सुल्तान छापू सुल्तान लोग, 1 कूलाम बराबर मैंने कहा था 3 × 10 की घात 9 स्थैत कूलाम होते हैं। 3 × 10 की घात 9 स्थैत कूलाम होते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मैं 3 बजे उठा तो देखा मैंने घड़ी पर देखा, क्योंकि मेरी घर की घड़ी बिगड़ी हुई थी, 10:09 हो रहे थे, ठीक है। 1 कूलाम, मैं 3 बजे उठा और मैंने घर की घड़ी की सुइयां देखी तो वो 10:09 हो रहा था, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था बच्चों कि ये आप वैल्यू याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे फंस जाते हैं। इसी सूत्र से मैंने कहा था इसकी विमा आवेश की याद रखना। विमा AT पूछा गया प्रश्न है बच्चों, विमा पूछा गया प्रश्न है। आवेश वैद्युत धारा के लिए A लिखते हैं, समय के लिए T लिखते हैं, तो ये विमा,
जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, कल जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए थे मैं बस उनको जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने विशिष्ट आवेश के बारे में आपको बताया था, विशिष्ट आवेश, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं, जिसकी वैल्यू आई थी 1.75 × 10⁻11 शायद, है ना, कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। कैसे आया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम। ये आया था लगभग में प्यारे बच्चों 1.75 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये आवेश के विभिन्न मान हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। आवेश की खोज किसने की थी, तो आवेश की खोजकर्ता कौन कौन थे, तो मैंने 3 वैज्ञानिकों के नाम लिए थे, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा। फिलहाल आपको याद किसको रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को याद रखना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने आवेश की खोज की थी। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। प्यारे बच्चों 1752 ईस्वी में यह प्रयोग किया गया। आज जब आप कूलाम का नियम, वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल पढ़ोगे तो वो 1785 ईस्वी में कूलाम के द्वारा बताया गया वैद्युत बल का जो मान होगा वो पढ़ने वाले हो, ठीक है। मैंने आप सभी को आवेश के गुणधर्म भी पढ़ाए थे, बोलो हाँ, क्या मैंने आप सभी को आवेश के गुणधर्म भी पढ़ाए थे, आवेश के गुणधर्म भी पढ़ाए थे। जी गुरुजी, आपने ये बता दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें आप सभी ने सर आपने आवेश का क्वांटीकरण बताया था। आवेश के क्वांटीकरण में ही मैंने कहा था कि किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। हमने कहा था n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफिनाइट होगा। कभी भी हम आपको एक थप्पड़ मारें, 2 थप्पड़ मारें तो हमारे हाथ से आपके गाल में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा उसमें कभी 1 नहीं होगा। अर्थात अगर हम आपको 10 रुपए का नोट दें तो आधी नोट नहीं दे सकते कि भैया 5 रुपए देना है तो 10 का आधा कर दे, 5 ये लो, ऐसा फाड़ के दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा समूचा एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा स्थानांतरित होगा, एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा। तो इसलिए ये होता है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसे बोलते हैं। कभी भी आवेश आधा अधूरा स्थानांतरित नहीं होता है। इसके बाद आवेश के गुणधर्म में मैंने बताया था आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण ये भी आप सभी को याद होगा। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। अब चलते बच्चा पार्टी वैद्युत बल के बारे में आप सभी को बताते हैं। अभी आवेशन की विधियां हमें आपको पढ़ाना है, छोटा सा टॉपिक है, पहले आवेशन की विधियां बता देते हैं तब वैद्युत बल के बारे में आगे पढ़ेंगे, तब वैद्युत बल के बारे में आप सभी को बताएंगे। देख सकते हो हम वैद्युत बल का मान आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, कल के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं, जरा मुझे बताना। ए बाबूजी, आप सभी लोगों से, सभी बच्चों के जहां पर भी बैठे हो बोलना जरूर, अपने जगह पर बैठे बैठे आवाज आनी चाहिए, भले आपके मम्मी पापा भैया जो भी हो पास में, बहन कोई भी बैठा हो, कि ये कौन टीचर है पढ़ा रहे हैं तुमको, यार बोलने की क्या जरूरत है, अरे ऑनलाइन पढ़ रहे हो। फिर भी बताना, क्या आपने ये पढ़ा था कि अगर धनात्मक और धनात्मक 2 आवेश कहीं पर रखे हुए हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, कैसा बल कार्य करेगा? तो आप सभी का जवाब आना चाहिए सर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के हैं। आकर्षण कब होता है? जब एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षण होगा। अर्थात एक मेल है दूसरा फीमेल है, तब तो भैया दोनों के बीच आकर्षण है, और दोनों मेल मेल, दोनों फीमेल फीमेल, एक ऋणात्मक आवेश, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण रहेगा, विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होगा। यह बात मैंने बताई थी, ठीक है। तो समान प्रकृति के आवेशों में
प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण। अच्छा, मैंने जो आप सभी को बच्चों भौतिकी चालीसा बताई थी, अब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे सर, इस हनुमान चालीसा तो सर पढ़ ही लेते हैं पूजा के समय, अब पढ़ेंगे जब भी फिजिक्स पढ़ने का मन होगा तो एक बार भौतिकी चालीसा पढ़ेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। कोई पूछेगा ये कौन सा चीज गुनगुना रहे हो, तो बताएंगे कि सर आनंद सर द्वारा रचित भौतिकी चालीसा। आज तक के इतिहास में मुझे तो नहीं पता मेरी जानकारी में किसी ने भौतिकी चालीसा लिखी है, लेकिन मैंने बच्चों आप सभी के लिए लिखी है। आप इससे देखना, ये सिर्फ भौतिकी चालीसा नहीं है बल्कि क्लास 12th की फिजिक्स को याद रखने का रामबाण तरीका है। श्री गुरु चरण शीस धरी मैंने बहुत अच्छे से गा करके आपको सिखाया था, और वास्तव में बच्चों इसकी चौपाइयां आपको फिजिक्स से जोड़ देंगी। श्री गुरु चरण शीस धरी पढ़ूं भौतिक विज्ञान, आनंद सर की सीख से पाऊं उत्तम ज्ञान। गाउस नियम और कूलम बल, आज कूलम बल के बारे में पढ़ेंगे। गाउस नियम भी पहले चैप्टर में है, वो भी पढ़ाएंगे। गाउस नियम और कूलम बल, हृदय बसो सब आए। कूलम बल क्या है ये है, और गॉस नियम क्या है ये इस प्रकार से है। न्यूमेरिकल सब हल हो जाए, दुविधा सब मिट जाए। दुविधा को क्रॉस कर दीजिए। आप देखिए चौपाइयां लिखी हुई हैं। जय स्थिर वैद्युत की सागर। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की, वो आवेशों के बारे में बताता है। जय स्थिर वैद्युत की सागर, आवेशों का तू है उजागर। सजाती में प्रतिकर्षण भारी। देखो यहां सजाती लिखा हुआ है, रिपल्सन लिखा हुआ है, और पॉजिटिव निगेटिव लिखा हुआ है, अट्रैक्शन लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं हर एक चौपाई 40 चौपाइयां हैं, और 40 चौपाइयों में आपको हमेशा हमेशा के लिए फिजिक्स याद हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। कुछ अलग करके दिखाने की मेरे अंदर एक जिज्ञासा हमेशा से पनपती है, और वो सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। इसमें अगर आपका सपोर्ट रहता है तभी मैं और कुछ कर पाने की क्षमता विकसित कर पाता हूं। सजातीय में प्रतिकर्षण भारी, विजातीय में प्रेम अपारी। प्रतिकर्षण भारी किसमें? सजातीय में, लेकिन विजातीय में प्रेम अपारी। दोनों आवेश अगर विजाती हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अगला देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, हर रोज मैं ये भौतिकी चालीसा की चौपाइयां लेकर के आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या नियमों का संकलन, हर एक नियम की पूरी क्लास 12th की फिजिक्स के नियमों का संकलन मैंने इसमें किया है कि नहीं किया है। कूलम ला बल को बतलावे, वैद्युत बल का सूत्र सिखावे। तो आज तीसरे नंबर चौपाई की बारी है बच्चों, और यह है वैद्युत बल का सूत्र जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चों चलते हैं, इस बात को लेकर के आपको सिखाते हैं। पहले हम आवेशन की विधियां थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लेंगे। पूछ लिया जाता है 1 नंबर 2 नंबर में प्रश्न ऑब्जेक्टिव में फंस जाता है। आवेशन की विधियां आप सभी बच्चा पार्टी लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, है ना। आवेशन की विधियां बहुत ही शानदार, छोटा सा टॉपिक है। मुझे लगता है मुझे इसे पढ़ाने में 15 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट का समय या 15 मिनट का समय। आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मित्रों ये वो तरीका नहीं है जैसे आवेशन की विधियों में पहले ही बता दिया था। आवेशन की विधियों में पहला बिंदु आता है आपका, भाइयों बहनों, पहला बिंदु, अरे हाथ उठा के बोलिएगा।
मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। उन 13 लाख विद्यार्थियों से जवाब मांगता। पहली विधि घर्षण द्वारा आवेश, घर्षण द्वारा आवेशन। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कैसे? अगर एक वस्तु को हम लेते हैं इस प्रकार से, एक वस्तु हम इस प्रकार से लेते हैं और दूसरी वस्तु हम इस पर इस प्रकार से ला के रगड़ देते हैं, ये लो, ये बच्चों आवेशित वस्तु थी, इस पर आवेश फैला हुआ था, इस पर आवेश फैला हुआ था, ये एक आवेशित वस्तु है, आवेशित है। या हो सकता है दोनों अनावेशित हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार अनावेशित वस्तुओं में भी क्या होता है, जब फ्रिक्शन करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित होते हैं। तो यह आवेशित वस्तु है, इसके समीप इसके दूसरी बॉडी हम लेकर के आए और इस पर घर्षण किए। हमने क्या किया, यहां पर घर्षण हुआ, यहां पर ना लिख के ऐसे, समझ में आ रहा है? घर्षण करते हैं तो प्यारे बच्चों इस वस्तु पर भी आवेश आ जाता है, इस वस्तु पर भी आवेश आ जाता है। जब हम यहां पर क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों घर्षण हो रहा है। यहां पर मैं इस बात को लिखता हूं बहुत साधारण भाषा में कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रगड़ा जाता है, पेन उठाओ अपने बालों पे ऐसे रगड़ो, तो जब बालों पे रगड़ोगे ना तो देखना आवेश का स्थानांतरण होगा। बालों से इलेक्ट्रॉन आपके इस प्लास्टिक वाले पेन में आ जाएंगे और फिर जब छोटे छोटे टुकड़े कागज के उठाने का प्रयास करोगे, इसका तो प्रयोग आप ऐसे कर सकते हो, सर बचपन में बहुत किए थे, बचपन में बहुत किए थे, हाँ है ना। रुको रुको, क्लाइमेट्स अभी बाकी है, क्लाइमेट्स तो अभी बाकी है यार मेरे दोस्त, रुको। तुम लोग प्रयोग किए थे का हम नहीं करना जानते हैं का, है? बात तो सही है, बात तो सही है। देखो देखो देखो, पीछे देखो, नहीं है सामने देखो, ये देखो, अरे देखो उड़ गया ना, नहीं देख रहे हो, ये देखो चिपका लिया, ए भाई चिपका लो ना भाई, ये देखो चिपका लिया, ये देखो चिपक गया कि नहीं इसमें कागज। इसे कहते हैं पावर ऑफ फिजिक्स, पावर ऑफ फिजिक्स। सर छोटा छोटा प्रयोग करके दिखाते हैं, पावर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। अरे अभी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, रुक तो जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तुम इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रगड़ा जाता है, तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित हो जाएगी। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाते हैं, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं, दूसरी वस्तु में जाते हैं। हो गया बच्चों। अब आपको पता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाएंगे तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो धनावेशित हो जाएगी, जिस दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आए हैं वो ऋणावेशित हो जाएगी। अब सही बात हुई, ये ऋणावेशित हो जाएगी। जो ऋणावेशित है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बबुआ, ए बाबू छोटे छोटे कॉन्सेप्ट गलत मत करना,
रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो इसका द्रव्यमान क्या होगा बताओ? द्रव्यमान इसका बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। बात नोट कर लेना, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स। और इसमें धनावेशित है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तभी ये धनावेशित हो गई। तो बच्चों इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो द्रव्यमान इसका घटेगा, इसका द्रव्यमान घटेगा इस गोले वाले वस्तु का। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका क्या घर्षण द्वारा आवेशन। आपका पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों आता है चालन द्वारा आवेशन। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हो जाएगा, मैं समझा देता हूं यहीं पर। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा पॉइंट होगा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। इसके लिए हम लोग लिखेंगे मेथड, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब बच्चों चालन द्वारा आवेशन ये किस प्रकार से होगा? अर्थात जब दो चालक वस्तुएं एक दूसरे के मान लो एक ये चालक वस्तु है और ये प्यारे बच्चों आवेशित है, ये आवेशित है, ठीक है, ये आवेशित है। तो इसके समीप जब कोई अन्य दूसरा चालक रख देंगे, जब इसके समीप कोई अन्य दूसरा चालक रख देंगे, इसके समीप जस्ट, ठीक है, एकदम जोड़ करके सटा करके जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ना है, दूर नहीं रखना है, एकदम बिल्कुल नजदीक जोड़ देना है। ये भी चालक है, ठीक है, और ये भी चालक हो सकता है, ठीक है, चालक। तो जब दोनों को हम एक दूसरे के समीप रख देते हैं तो प्यारे बच्चों आवेश का स्थानांतरण होता है। तो यहां पर रखते हैं क्या, जब एक आवेशित वस्तु को, यहां पर ऐसे लिखेंगे कि जब एक आवेशित वस्तु को, चालन द्वारा आवेशन को ध्यान से समझना, भाषा में जैसा मैं लिख रहा हूं उस तरह की भाषा का प्रयोग करना, कि जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित, ये चालक अचालक कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा ना लिखो, ये कोई भी पदार्थ हो सकता है, ये भी कोई पदार्थ हो सकता है, बस ये इस पर ये एक वस्तु क्या है, आवेशित है, ऐसा लिख देते हैं। ये क्या है बच्चों, ये आवेशित वस्तु है, ये आवेशित है, पहले से इसमें आवेश मौजूद है, इसमें भी मौजूद है लेकिन विद्युत उदासीन है ये, ठीक है। ये अनावेशित, अनावेशित का मतलब क्या होता है, विद्युत उदासीन होना। अनावेशित का मतलब विद्युत उदासीन होना। तो जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं, अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। ओहो हो, वाओ क्या बात है। तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों चालन द्वारा आवेशन, अर्थात चालन शब्द से उठाना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब आवेश चल रहा है, वो भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तभी चल जाएगा जब हम उसको जोड़ेंगे, संपर्क करेंगे। ये बात याद रखना, चालन द्वारा आवेशन में वस्तु जुड़ी हुई होंगी, वस्तु जुड़ी हुई होंगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जबकि क्योंकि अब अगर हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन का, बच्चों जब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा पॉइंट इसका पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये प्रेरणा शब्द ही बड़ा मजेदार है। प्रेरण द्वारा आवेशन अर्थात बच्चा पार्टी चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आइए भाई बताइए,
चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या आपने इसका पढ़ा है? आवेशित का मतलब क्या होता है? आवेशित का मतलब बच्चों जिस पर आवेश उपस्थित हो। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत किसी को तो पूछ सकते हो। आवेशित का मतलब भैया कि जिस पर आवेश उपस्थित है और वो धनात्मक या ऋणात्मक कोई चीज बता रही है। अर्थात अगर मेरे अंदर आवेश उपस्थित है, सर हमारे अंदर भी तो है, तो बच्चों वैद्युत उदासीन होने की स्थिति में आवेश जो भी उपस्थित रहता है उसे हम काउंट नहीं करते, उसे आवेशित वस्तु नहीं बोलेंगे। जब उसमें प्रदर्शन होगा आवेश का, या तो धनात्मक आवेश ज्यादा है या ऋणात्मक आवेश ज्यादा है, तो उसे आवेशित वस्तु बोला जाएगा। ठीक है। आबनूस एक पदार्थ है बच्चों, आबनूस एक पदार्थ है। जैसे कांच, प्लास्टिक, लोहा, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, वैसे ही आबनूस भी एक पदार्थ है। उदासीन का मतलब प्लस और माइनस दोनों सेम, प्लस और माइनस। जैसे कहा जाए प्लस 2 रुपया आपके पास है और माइनस 2 रुपए, मतलब आपने दोनों रुपए खर्च कर दिए, अब आपके पास कितना रुपया? 0। उदासीन कहा जाएगा। ठीक है। जितना आया उतना खर्च हो जाए। वैद्युत उदासीन नॉर्मल रहना। जैसे न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? हमने कहा था कोई चार्ज नहीं, वैद्युत उदासीन होता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर आवेश नहीं था, क्वार्ट्ज से मिलकर के बना होता है न्यूट्रॉन, क्वार्ट्ज से मिलकर के बना होता है न्यूट्रॉन। सर पहले कहा गया था कि परमाणु अविभाज्य है, बाद में पता चला कि भाई परमाणु जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे परमाणु तत्वों से, छोटे कणों से मिलकर के बना है। तो जब पता चला कि भाई परमाणु अविभाज्य, फिर मूल कण पता चले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन बच्चों और रिसर्च जब आगे पता बढ़ी तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, जिन्हें क्वार्ट्ज कहते हैं। सॉरी बच्चों। ये 6 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? 6 प्रकार के क्वार्ट्ज हैं। और न्यूट्रॉन को बनाने में 3 क्वार्ट्ज लगते हैं, जिन पर आवेश होता है -1/3, -1/3, +2/3। कुछ ऐसा ही है। सॉरी बच्चों। जोड़ोगे इसको कितना आ जाएगा टोटल? आवेश 0। ये भिन्नात्मक रूप में आवेश क्वार्ट्ज में उपस्थित होता है। ठीक है। आइए बच्चों बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, गौर कीजिएगा। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें क्या होगा? एक कोई आवेशित वस्तु होगी ये कोई आवेशित वस्तु है ना? ये कोई एक आवेशित वस्तु है। ये कैसी वस्तु है? आवेशित वस्तु है। अरे देखो यार ना, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, वो अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखो। ये एक क्या है? आवेशित वस्तु है। इसके समीप हम एक अनावेशित वस्तु रख दिए। इसके समीप एक हम अनावेशित वस्तु रख दिए। कैसी वस्तु रख दिए बच्चों? अनावेशित, अर्थात इस पर आवेश नहीं है। ये उदासीन वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। जैसे एक बच्चों ये पढ़ने वाला, ठीक है, ये पढ़ने वाला विद्यार्थी है, ठीक है, ये पढ़ने वाला बहुत पढ़ने में तेज विद्यार्थी है। और इन्हीं के बगल में एक बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है खतरनाक विद्यार्थी। ठीक है, एक खतरनाक विद्यार्थी, ये जो है बहुत गड़बड़ काम करता है। ठीक है, ये स्कूल कम आता है, स्कूल में पढ़ने में मन कम लगाता है, ऑनलाइन देखता है तो उल्टे सीधे कमेंट करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, चैट करता है खाली फालतू की, है ना, दुनिया भर के ऊट पटांग ये काम करता है। कुल मिलाकर के ये कम मतलब पढ़ाई में कम ध्यान देने वाला विद्यार्थी है। ठीक है, पढ़ाई में कम ध्यान देने वाला विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी को आवारा विद्यार्थी कहते हैं। ये आवारा वाला लड़का है। तो अब देखो दोनों साथ में रहते हैं, तो या तो पढ़ने वाला विद्यार्थी अपनी ताकत से, क्योंकि भाई तुम यार जैसे भी हो मुझे नहीं मतलब, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, तो इसके अंदर भी प्रभाव आएगा। यार मेरा दोस्त तो बहुत पढ़ाई करता है यार, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, मैं भी तो अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं भी अपने जीवन में शौक पूरा करना चाहता हूं, मैं भी यार अच्छे अच्छे मोबाइल फोन चलाना चाहता हूं, अच्छे अच्छे गाड़ियों में चलना चाहता हूं। ये कब चल पाओगे? जब एजुकेशन होगी आपके पास,
पावर होगी एक अच्छी। तो वहीं पर ये सोचेगा यार ये तो घुमा करता है, यार ये इधर उधर चैट करता है फालतू की, ये इधर उधर आवारा जैसा घूमता है, चैट करता है यार, कहीं यहाँ ठेले पर खड़े होके पानी पूरी खा रहा है, कहीं वहीं पर चाट खा रहा है, इधर उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है। तो यार इसकी तो जिंदगी बढ़िया है। तो अगर ये इसके जैसा भी हो सकता है, तो यहां पर क्या काम कर रही है, दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, दोनों के बीच में काम कर रही है एक दूसरे का प्रेरण, एक दूसरे का प्रेरण काम कर रहा है। ठीक वैसे ही ये आवेशित वस्तु है, इसके बीच में अनावेशित वस्तु आई। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देगा। आवारा वाला बच्चा अपने आप जब पढ़ने वाले बच्चे के साथ रहेगा ना, तो ज्यादातर प्रभाव यही होता है भाई कि ये वाला भी बच्चा पढ़ने में मन लगाता है। जैसे आप पढ़ने में कम मन लगा रहे थे, लेकिन आपका दोस्त जब पढ़ने में मन लगा रहा था तो आप उससे प्रेरित हुए, कहे भाई टारगेट बोर्ड से पढ़ता है, अच्छा तभी इतना तेज हो पढ़ने में, यार अच्छी चीजों को खोल देते हो, पूरा पोस्टमार्टम कर देते हो किसी एक चीज को, है इतना सारा नॉलेज। एक बात पे आवेश का शब्द उठाया तुमने, आवेश से रिलेटेड कितनी बातें कर डाली यार, कहां से इतना नॉलेज लेके आए। तो आपने बोला, उसका भी मन पढ़ने में लग गया, यार नहीं हम भी पढ़ेंगे। तो इससे प्रभाव दिखता है। पता बच्चों, मैंने कल एक बच्चा मिलने आया था यहाँ पर, तो बोला सर हमने आपका पहले वीडियो देखा था 11th में, और उसके बाद सर मेरे स्कूल में कोई एक ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा, कोई वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो सर, हर एक लड़की लड़का आपका वीडियो देखते हैं, मतलब आपसे ही पढ़े हैं सर, और इतना अच्छा फिजिक्स का एग्जाम किया गया सर पूछो मत, मतलब बस उसी का शुक्रिया अदा करने आए हैं यहाँ पर, बस उसी का धन्यवाद देने। और सर कितना भी धन्यवाद दें वो कम है। कल ही वो बच्चा आया था। तो मतलब ये होता है बच्चों, एक बार बच्चे को जब पता चला तो दूसरा उसका जवाब देने लगा, तो इससे धीरे धीरे परिवार ऐसे ही तो बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये अनावेशित वस्तु, ये आवेशित, जब इसके संपर्क में रखा गया तो प्रेरण के कारण इन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रेरण हुआ। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रेरण की घटना हुई। और प्रेरण की घटना से जो इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों प्रकार का आवेश उपस्थित था, तो इसके जो धनावेश था ना, ऋणावेश, ये क्योंकि धनावेशित है, इसके अंदर के उपस्थित जो ऋणावेश है उसको ये खींचने लगा अपनी ओर, चल भैया, अरे ये बुलाने लगा, एक बार आजा 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 आजा। ये आवेश धनावेशित वस्तु है, ये ऋणावेशित वो अनावेशित वस्तु में, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज इसके भीतर उपस्थित है, तो सारे निगेटिव को अपनी ओर खींचने लगा और धनावेशित को प्रतिकर्षण करने लगा। क्या कहा मैंने, क्या कहा, सजाती में प्रतिकर्षण भारी, तो सजातीय आवेशों को दूर ढकेला इसके भीतर मौजूद, और विजातीय में आकर्षण, प्रेम अपारी, तो प्रेम इनके बीच बहुत है, आवेश को खींच लिया, तो ये सारा ऋणावेश इसकी ओर खींच गया। तो प्यारे बच्चों, ये प्रेरण के द्वारा आवेशन हो गया। आइए हम यहां पर, ये बात समझने के लिए लिखे रहो, आइए हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ये बात कि जब एक आवेशित वस्तु के समीप, जब एक आवेशित वस्तु के समीप, आवेशित वस्तु के समीप, जब एक आवेशित वस्तु के समीप, आवेशित वस्तु के समीप वैद्युत उदासीन, अर्थात जब एक आवेशित वस्तु के समीप वैद्युत उदासीन, वैद्युत उदासीन का मतलब यहां पर लिख रहा हूं मैं दूसरे शब्द में, अर्थात अनावेशित, ताकि जब आप हैंड रिटेन नोट्स बनाओ, अच्छा आप लोग पैनल पीडीएफ ये जब जाए तब आप हैंड रिटेन नोट्स बनाओ, क्लास के दौरान पहले समझो, अगर आप क्लास के दौरान एक्सपर्ट हो लिखने में तो ही लिखना, वरना राइटिंग का विशेष ध्यान देना, पहले समझ लो बाद में लिखना। वैसे तो मैं आपको अपनी क्लास में याद करा ही दूंगा, लेकिन ये भी वादा करिए कि हाँ सर हम आपके साथ में नोट्स जरूर बनाएंगे क्लास में, जब आप, क्योंकि मैं एक एक चीज हेडिंग लिख करके, हेडिंग तक तो लिख के पढ़ा रहा हूं यार मैं आपको, मैं मेरे पास ना नोट्स ना किताब ना कुछ, जो चीज है मेरे स्टडी टेबल तक, मेरे स्टडी रूम तक, वहां तक सीमित है कंटेंट को लेने के लिए। उसके बाद ये ब्रेन आपके सामने बस रहता है, क्यों, क्योंकि वो इसके पीछे काफी मेहनत हो चुकी होती है। वैसा कंटेंट मैं जुटा लेने का पहले ही प्रयास कर लेता हूं, ताकि मैं बच्चों के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ाऊं। सिर्फ मैं आपकी तरफ देखूं और आप मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और कुछ नहीं।
जब एक आवेशित वस्तु के समीप वैद्युत उदासीन अर्थात अनावेशित दूसरी वस्तु रखते हैं, वस्तु के समीप दूसरी वस्तु रखते हैं तो प्रेरण की घटना से अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। प्रेरण की घटना से अनावेशित वस्तु भी हो जाती है। ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। आप इतना लिखो, बहुत सही है, इतना लिखो पर्याप्त है। मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ ना, तो आज नेटवर्क को छोड़ूंगा मैं नहीं इधर को। आइए बच्चों आगे बात करते हैं हमारे कूलाम बल के बारे में। हमारे कूलाम्स लॉ, ये हमारे हैं कूलाम सर, मोटू सर, और इनके पास दो वैद्युत आवेश हैं। देख रहे हो कि दो वैद्युत आवेशों के बीच ये बल बता रहे हैं। आइए वैद्युत बल के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं शानदार तरीके से। वैद्युत बल, जिसे हमारे यहां बोलते हैं इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक फोर्स। इंग्लैंड से आए हुए बच्चों बहुत दिन हो गया मुझे, क्या बताऊंगा कभी। वैद्युत बल, और ये वैद्युत बल को किसने बताया? कूलाम सर ने बताया, तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं कूलाम का नियम। लिख लो ये भी हेडिंग में, कूलाम चाचा का नियम। ये सर चाचा कब से हो गए? कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। ओके सर, ओके सर, कूलॉम्स लॉ। कोई बात नहीं दोस्त, तुम नहीं अगर मानते हो तो हम आपको बताते हैं कूलाम का नियम है क्या, सिखाएंगे जरूर। सबसे पहले तो ये जान लो, इन्होंने ये बताई घटना 1785 ईस्वी में। हो सकता है किसी बुक में 82 दिया हो, तो भाई माफ करना, जो भी है इतना लिखा हुआ है। कूलाम सर क्या थे? इन्होंने पहले एक इलेक्ट्रिक जार बनाया जिसमें आवेशों को रखा जा सकता था, जो आवेश को माप सकती थी, वैसी मापने वाली मशीन बनाई इन्होंने। और फिर दो आवेशों के मध्य इन्होंने गणना करना शुरू किया कि अगर एक आवेश, अब जार पे रखने वाली इनके पास क्या है? एक मशीन है जिनमें आवेश को ये रख सकते हैं। अब दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करना इन्होंने शुरू किया। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करना शुरू किया, जबकि इनके पास आवेश जो हैं दोनों के दोनों स्थिर हैं, चल नहीं रहे हैं। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना करके इन्होंने बताया। क्या बताया भाइयों बहनों? ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर दो आवेश हैं दोस्तों, वैसा ही चित्र मैं यहां पर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक आवेश ये यहां पर रखा हुआ है, दूसरा आवेश कुछ दूरी पर यहां पर रखा हुआ है। इस पर आवेश का मान है +Q1, +Q1 है, या ऐसे केवल Q1 लिख लो। और ये दूसरा आवेश है Q2। ये दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। तो इनके मध्य लगने वाला बल बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो यहां पर कूलाम के नियम के अनुसार क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं। जब भी अगर प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि कूलाम का नियम बताइए या वैद्युत बल की परिभाषा दीजिए, तो कूलाम के नियम के अनुसार मैं बहुत ही साधारण व बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखूंगा, वो भी तेज स्पीड में। कूलाम के नियम के अनुसार क्या बताया कूलाम सर ने? कूलाम सर ने क्या कहा, जरा बताइए मुझे, जल्दी से बताइए गुरुजी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना लेट आप कर रहे हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य
लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, या लगने वाला वैद्युत बल हो सकता है। लगने वाला वैद्युत बल, भाई वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, एक तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। लगने वाला वैद्युत बल, तो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है? दोनों आवेशों के, जो दो आवेश हैं, ये दोनों आवेशों के परिमाणु, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको थोड़ी सी कहानी समझ में कम आ रही होगी लेकिन फिर बहुत आसान लगेगी भाई। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ऐसे ही शब्दों का चयन कीजिएगा अपने एग्जाम में। जब एग्जाम में आपके शब्द बहुत अच्छे होंगे, वो भी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से लिखे होंगे, तो एग्जामिनर नंबर देने में पीछे नहीं हटता है। तो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, कहीं पर गलत हो तो जल्दी बताइएगा, अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी, उनके बीच की दूरी, जो भी उनके बीच की दूरी है, जैसे यहां पर दूरी कितनी है r, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया बच्चों, ये कूलाम का नियम हो गया। अब इसके नियम के आधार पर हम इसकी क्या लिख देंगे? वैल्यू लिखेंगे। हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। फिर से पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, कूलाम सर ने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, अभी मैं दिशाएं भी बताऊंगा, दोनों आवेशों, जो लगने वाला वैद्युत बल है, वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अर्थात बच्चों इन्होंने दो तरीके से बातें कही कि ये जो लगने वाला वैद्युत बल है F, ये प्यारे साथियों, ये लगने वाला जो वैद्युत बल F है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरी बात कह रहे हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो उनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक साथ ही लिख दें, इसी में लिख दें, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में ऐसे लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो बल का मान निकल के आया वो ये आया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। यहां से जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे प्यारे बच्चों, यहां से जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो उसे हम स्मॉल के या किसी बुक में कैपिटल के भी लिखा होता है, तो थोड़ा सा इन बातों को इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी बुक में दिया रहता है, वो बुक की मिस्टेक हो सकती है। Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। प्यारे साथियों यही कूलाम का नियम हो गया, बस कुछ नहीं, और कुछ था ही नहीं यार इसमें। हे सर ऐसे ही हुआ बना हुआ था क्या? कूलाम का नियम। और वैद्युत बल है तो मात्रक, भैया बल कोई भी हो, मैंने 11th में भी आपको कहा था, बल कैसा भी हो सरनेम चेंज नहीं होगा, अर्थात मात्रक चेंज नहीं होगा, मात्रक न्यूटन ही रहेगा। वैद्युत बल हो, चुंबकीय बल हो, स्प्रिंग बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, हर प्रकार के बल का मान क्या होगा? मात्रक जो होगा वो न्यूटन होगा, सरनेम आपका थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ये F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यहां पर जो ये नियतांक है, यहाँ के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, इसका मान क्या होगा? के एक नियतांक है, इसका मान क्या होता है पता है? के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो टोटल मान होता है निर्वात के लिए, वो टोटल होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। जब मैं सो करके 9 बजे उठा, या मैं जब स्कूल के लिए जाने वाला था 9 बजे, देखा कि 10:09 हो रहे हैं या 9:10 हो रहे हैं, लेट हो रहा था, मैं भगा तुरंत घर से।
तो ये आप वैल्यू याद रख सकते हो। यहाँ से अगर ये वैल्यू बच्चों उठा करके यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर आप कैपिटल के ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल के भी यहीं पर होता है, ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है, अभी समझाते हैं आपको। ये टोटल वैल्यू जो निकल के आ रही है, यहाँ स्मॉल के की वैल्यू ये। अब अगर एफ का मान अब लिखोगे तो एफ बराबर क्या लिखोगे, ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये विस्तृत सूत्र लिखोगे, यहाँ पर कैपिटल के लिख दोगे और ये लिखोगे Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, बटे में आर स्क्वायर, इतने न्यूटन। अभी ये अदिश रूप में लिखा हुआ है, सदिश रूप में नहीं लिखा हुआ है। इतने न्यूटन ये बल का मान प्यारे बच्चों निकल करके आया, वैद्युत बल का मान। यहां पर बहुत सारी चीजें अब आपके दिमाग में उठेंगी कि सर इसका मान तो चलो प्रयोगों से प्राप्त हुआ, ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान है बच्चों, ये प्रयोगों से देखा गया, प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जो के का मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ये कैपिटल के क्या है, ये 4 एप्सिलॉन नॉट क्या है, 4 पाई तो मान लो कांस्टेंट है, पता है 22 पाई का मान 22/7, 4 एक कांस्टेंट है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। अब इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे मेरे लाल बाल गोपाल जी बिना देरी किए, क्योंकि अगर देर करेंगे तो फिर क्या होगा, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, इसलिए भाई देर तो करनी ही नहीं है, देर तो करनी ही नहीं है। आपको इस तरीके से आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये एप्सिलॉन नॉट आपके घर की गाड़ी है। ये सर हमारे घर की गाड़ी है, एप्सिलॉन नॉट आपके घर की एक गाड़ी है, कार है, मोटर बाइक है। इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ध्यान से सुनिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसे, निर्वात की। अब देखिएगा इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको लिखूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस के लिए। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आप ये वरदान बैच पढ़ रहे हो और जब भी आप आगे कंटिन्यू जब करोगे और एग्जाम बिहार बोर्ड का जब आएंगे, अभी तो टाइम बहुत है सर, फरवरी में होंगे अगले, लेकिन तब तक के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेस्ट देखोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। निर्वात की ये क्या है, विद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है, ये विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल सकते हो, वैक्यूम बोल सकते हो, जो भी है। निर्वात की विद्युतशीलता है सर, इसका मान जो होता है ना, पता कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, ये आपके घर की गाड़ी है, इसका नंबर कितना है 885, 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक इसका कैसे निकालोगे, मात्रक निकालना बहुत आसान है, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दीजिए और एफ को इधर भेज दीजिए, तो जब एफ यहां पर आ जाएगा तो सोचो गुणा में एफ लिख लो। कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है, 2 बार आवेश है तो कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर प्रति, बल का मात्रक न्यूटन और आर का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसका मात्रक अलग से लिख के यहाँ पर अभी पहले बता दे रहे हैं। इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका हम मात्रक लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन अब आपको याद रखना है सर इसकी ट्रिक क्या है, हम इस वैल्यू को कैसे याद रखें, इसके ट्रिक हम कैसे याद रखें, इसके वैल्यू को याद रखने के लिए तो आप कहोगे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन हमारे घर में एप्सिलॉन नॉट नाम की एक क्या है, कार है, जिसका नंबर प्लेट क्या है, जिसका नंबर प्लेट है, जिसका नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट, जिसका नंबर प्लेट है 885 TB12। टारगेट बोर्ड के हम स्टूडेंट हैं और 12वीं में पढ़ते हैं, टारगेट बोर्ड के हम स्टूडेंट हैं और 12वीं में पढ़ते हैं, तो 8.85 × 10⁻⁻12 अभी के लिए आप याद रख सकते हो। फिलहाल अगर ट्रिक याद रखना चाहते हो तो बाकी कोई ट्रिक का यूज नहीं है, आप ऐसे ही वैल्यू याद हो जाएंगी, कुछ दिन में आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। इसकी वीमा जरा बता दो,
इसकी विमा मुझे जरा बता दो कि विमा क्या होगी, कई बार पूछी गई है, विमा कई बार पूछी गई है भैया। आवेश की विमा 80 होती है, तो 80 है, स्क्वायर है तो 80 का स्क्वायर लिखेंगे, बटे में बच्चों बल की विमा ML/TV-2 होती है। कुछ बच्चों को ये कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन बच्चों याद रखो ये 11th का टॉपिक है, याद करना पड़ेगा। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की एक वीडियो डालूंगा आप लोगों को रिकॉर्ड करके, फिजिक्स की 11th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर 11th के फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बना दीजिए, तो हम वो वीडियो डालेंगे, ठीक है सर। हमारे यहाँ जो गाड़ी है 4x4 है, अच्छा 4x4 है, ठीक है। विमा क्या लिखेंगे, देखो बल की विमा MLT-2। ये विमा क्या होती है सर, मात्रक को ही व्यक्त करने का एक नया तरीका है, एक नया तरीका है। टाइम हो गया है, हाँ तो बस ये वैद्युत बल का मान भी हम लगभग बता चुके हैं, ध्यान से सुन लो, अभी 10 मिनट बस और क्लास। MLT-2 बच्चों, MLT-2 और क्या, मीटर की पावर, तो L2 हो जाएगा। इसको जरा हल कर लीजिए, तो A2T2 बाद में लिखना, M पहले ऊपर ले जाओ तो ये लिखेंगे M-1, L2 ये है, 1 ये है, तो 3 हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे L-3, T-2 ऊपर ले जाएंगे तो ये पहले से T की पावर 2 है, तो मिल करके 4 हो जाएगा, T की पावर 4, A की पावर 2 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों इसकी विमा हो जाएगी। निर्वात की विद्युतशीलता, मैं कहता हूं टीचर्स निर्वात की विद्युतशीलता बताते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताते कि वास्तव में ये विद्युतशीलता शब्द का अर्थ है क्या, ये विद्युतशीलता है क्या चीज यार, ये विद्युतशीलता है क्या चीज, परमिटिविटी। तो किसी भी पदार्थ की परमिटिविटी होती है यार, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो बात कि ये परमिटिविटी है क्या किसी पदार्थ में। ये परिभाषा याद रखना, मैं पढ़ाऊंगा ऐसा कि पढ़ा सको। मैं हमेशा से कहता हूं पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, कोई डाउट ना रहे। एक को क्वेश्चन बना के अगर खुद से रख देना तो झूल जाओगे। तो इस तरह के बनो कि एक को क्वेश्चन आप कहना कि हम रख दिए ना तो तुम झूल जाओगे, ठीक है। तो किसी पदार्थ को क्वेश्चन थोड़ा सा हट के पूछ लेना किताब से, ये किताबी भंवरा नहीं है हम, किताबी भंवरा तो होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हर एक किताब का कंक्लूजन मिला करके जब वो बनता है ना मिक्स वेज, तो वो बहुत खतरनाक होता है। किसी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, वैद्युत क्षेत्र किसी पदार्थ में, अगर कोई पदार्थ मान लो ये पदार्थ है, इसको हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाएं, ठीक है, किसी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र या किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, ऐसा लिख दें, किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ द्वारा वैद्युत क्षेत्र को विरोध करने की माप है वैद्युतशीलता। वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ द्वारा विरोध करने की माप को दर्शाता है, अब वैद्युतशीलता का मतलब ये निकला। वैद्युतशीलता का अर्थ हुआ कि किसी पदार्थ को जब हम वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो उस पदार्थ के द्वारा वैद्युत क्षेत्र का विरोध करने की जो माप होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे उस पदार्थ की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे उस पदार्थ की वैद्युतशीलता कहते हैं, कहते हैं। जैसे बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो 8.85 × 10⁻12 होती है। तो इस प्रकार से ये हो गया। यहां पर प्यारे साथियों आप लोग एक बात का और गौर करना, ये जो कैपिटल के लिखा हुआ था ये क्या है, कैपिटल के क्या है, ये बच्चों होता है माध्यम का परावैद्युतांक। ध्यान देना, माध्यम का
परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ये जो आप कैपिटल के देख रहे थे, कैपिटल के, ये यहां पर देख सकते हो, ये कैपिटल के जो लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की ये पूरी बात हो गई, याद रख लेना। विमा पता चल गया, परिभाषा पता चल गई, मान पता चल गया। अब हम माध्यम के परावैद्युतांक कैपिटल के, जिसे प्यारे साथियों एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। सर ये एप्सिलॉन आर क्या है? इसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक वैद्युतशीलता इसे बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। सर क्या ये दोनों एक ही हैं? माध्यम का परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम एंड आपेक्षिक विद्युतशीलता, अर्थात बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या ये सब सेम है? अभी मैंने परमिटिविटी की स्पेलिंग लिखी ही थी। रिलेटिव परमिटिविटी, क्या ये दोनों सेम है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये दोनों सेम है? जी हाँ, ये दोनों एक ही हैं और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, अर्थात माध्यम के परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि बच्चों ये जो आप एप्सिलॉन देख रहे हो इसे बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ये प्यारे बच्चों, तो ये यहां पर आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है, ये इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये फार्मूला सभी बच्चों को याद रखना है भाई, बहुत जरूरी फार्मूला है, बहुत जरूरी फार्मूला है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। मैं इधर शॉर्टकट में फिर से एक छोटा सा लिख दे रहा हूं, चाहे कैपिटल के बोलो या बच्चों एप्सिलॉन आर बोलो, या प्यारे साथियों इसी का मान होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका मान जो माध्यम का परावैद्युतांक का मान है ना, माध्यम के परावैद्युतांक का के का जो मान होता है, के का मान, इसका मान वायु के लिए, वायु के लिए जो के बराबर होता है वो 1 होता है। सबसे कम मान इसका है, सबसे कम मान। इससे सभी अन्य पदार्थ कोई भी होगा, अन्य पदार्थों के लिए जो के का मान होगा, अन्य पदार्थों के लिए के बराबर पता कितना होगा? 1 से अधिक होगा, के का मान 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है, 1 से अधिक, हमेशा 1 से छोटा मान हो ही नहीं सकता, 1 से छोटा मान हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कह दूं किसी पदार्थ का मान, मान लो प्रश्न है, एक जल्दी से स्पीड से ऐसे बोल रहा हूं बस, किसी पदार्थ का मान निम्न में से, किसी पदार्थ के परावैद्युतांक का मान निम्न में से हो सकता है, ए ऑप्शन, निम्न में से क्या नहीं हो सकता, ऐसा लिखा हुआ है, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 19, डी ऑप्शन 0.4, बताओ कौन सा नहीं हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये 1 से कम है, हमेशा 1 से ज्यादा ही मान होगा, हमेशा 1 से ज्यादा ही मान होगा। तो अन्य पदार्थों के लिए 1 से अधिक, जैसे बच्चों कांच के लिए, जैसे कांच के लिए कितना होता है, कोई बता सकता है? जैसे बच्चों कांच के लिए जो होता है वो 5 से, कांच के लिए जो मान होता है वो 5 से 10 के बीच होता है, 5 से 10 के बीच होता है। पानी के लिए कितना मान होता है? तो पानी के लिए 80 से 81 के बीच होता है, 80 से 81 के बीच, 80 से 81 के बीच। लेकिन अगर धातुएं हों, धातुओं के लिए परावैद्युत पदार्थ का मान, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान जो होता है बच्चा पार्टी के बराबर, या कह लो एप्सिलॉन आर बराबर, वो होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। इसीलिए प्यारे बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बबुआ, ये पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये पॉइंट आप सभी के लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट सभी लोग नोट करके रख लेंगे, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये सारे मान पूछे लिए जाते हैं, सारे मान पूछ लिए जाते हैं। लो हम पूरे बॉक्स को ही बंद कर दे रहे हैं, ये लो
ये सारे मान एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। धातुओं के लिए पानी, कांच के लिए तो नहीं, कांच के लिए मैं बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, कांच की वैल्यू भी मैं ही बता रहा हूं, शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, धातुओं के लिए अनंत होता है, इसीलिए प्यारे बच्चों अगर इन दो आवेशों को, जो हमने यहां पर नियम लिखा, अगर इन दो आवेशों को किसी हम धातु में डुबो दें या धातु में रख दें तो आवेशों के बीच वैद्युत बल शून्य हो जाएगा। वैद्युत बल शून्य हो जाएगा क्योंकि धातुएं वैद्युत बल की सख्त विरोधी हैं। धातुएं जो होती हैं वैद्युत बल की सख्त विरोधी हैं। प्यारे साथियों, अगर ऐसा है कि ये वैद्युत बल दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्यारे साथियों ये इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाले बल की दिशा जो होगी वो इस दिशा में होगी, अर्थात बच्चों ये इस दिशा में जाएगा और इसके द्वारा, ठीक है, हम कहेंगे एक के द्वारा जो दो पर लगेगा बल F12 वो इस डायरेक्शन में होगा और जो दो आवेश के द्वारा, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल होगा F21 वो इस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। अर्थात दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे अगर सजातीय आवेश होंगे। और जो लगने वाले बल की दिशा है, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाले बल की दिशा है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है इसके अनुदिश ही होती है। वैद्युत बल की दिशा, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं नोट पॉइंट में, ध्यान दे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दे करके लिख दीजिएगा कि वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा, बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, रेखा के अनुदिश होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका वैद्युत बल का ऑल कॉन्सेप्ट जो मैंने आप सभी को बता दिया। अभी इससे संबंधित कल मैं लेकर के आऊंगा न्यूमेरिकल, वो शानदार न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा जो आपने सोचा नहीं होगा। पूछेंगे आपसे, कल हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल कुछ आपसे डिस्कस करेंगे, साथ में आगे की बातें करेंगे, इससे आगे की बातें वैद्युत बल से संबंधित कुछ और अन्य तथ्यों पर बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, सब चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर कम समझ में आया हो तो बताइएगा, हम दोबारा इसी बात को फिर से कल रिवीजन में पढ़ा देंगे। जैसा कि आज मैंने प्यारे बच्चों आप सभी को वैद्युत बल से संबंधित बताई बातें और फिर ये बताया आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु को चार्ज कैसे किया जा सकता है। तो यहां पर मैंने बताया एक घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने पहले आप सभी को कराया रिवीजन, जो मैंने कल के लेक्चर में आप सभी को पढ़ाया था पहले लेक्चर में। आज की दूसरी क्लास को भी प्यारे बच्चों आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रेगुलर पढ़ाई करें, निश्चित रूप से बता रहा हूं बच्चों, अगर आप अभी से हार मानोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो न थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा कर पढ़ाई पर करते रहें। थैंक यू सो मच। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।